तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एपोप्टोसिस या द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने प्रिपेयर किया है ताकि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एंड दिस लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद द पीडीएफ इटसेल्फ। तो इसमें समझने में और आसानी होगी जब आप दोबारा इस पीडीएफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस क्या है? वाई एपोप्टोसिस इज नोन एज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्यों कहते हैं? यानी ऐसी सेल डेथ जिसकी प्रोग्रामिंग की जा चुकी है ऑलरेडी और उस प्रोग्राम के तहत ही उस सेल की डेथ होगी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटली फिक्स्ड टू a specific range in the multicellular organism। किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है ना? यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये लीवर है, ठीक? तो ये लीवर जो है इसका साइज फिक्स रखने के लिए इसके सेल्स की संख्या को भी फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा इसमें सेल्स होंगी तो लीवर का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा पैथोलॉजी। यानी कि पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, है ना? एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। जैसे लीवर के ही कंडीशन में अगर हम कहें, अगर लीवर ये क्या हो गया, ये नॉर्मल साइज है लीवर का और ये एनलार्ज्ड लीवर है, यानी कि लीवर का साइज जो है वो बढ़ गया। ये एक बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हिपैटोमीगैली, यानी कि लीवर एनलार्ज हो गया। तो ये हिपैटोमीगैली बेसिकली क्यों हो रही है? क्योंकि इसके सेल्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से इस पूरे लीवर का साइज बढ़ता चला जा रहा है। अब भाई, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका स्पेस लिमिटेड है। अगर सारे ऑर्गन्स का साइज इसी तरह से बढ़ता चला गया तो क्या होगा? पेट फट जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं होने देने के लिए ही ये एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ की इवेंट जो है वो चलती रहती है, ताकि पुरानी सेल्स मर जाएं और उनको रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स जो है वो उनकी जगह ले लें। अब ये जो सेल्स की संख्या है या सेल नंबर है, इसको कंट्रोल करने के लिए दो स्ट्रेटेजीज हैं या दो तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तरीका ये है कि सेल डिवीजन को रेगुलेट किया जाए, यानी रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन। दूसरा तरीका क्या है कि सेल की डेथ किस रेट से हो रही है, उस सेल डेथ रेट को जो है वो रेगुलेट किया जाए। तो अगर किसी सेल्स की कोई जरूरत नहीं है, जैसे उसने अपना काम परफॉर्म कर लिया, तो वो सेल क्या करती है? सुसाइड कमिट कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, जिसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये आत्महत्या वो कैसे करती है सेल? बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्यूलर डेथ सिग्नलिंग प्रोग्राम। सिग्नल्स के बेस पे, और वो सिग्नल्स कहां ओरिजिनेट होते हैं? सेल के अंदर ही एक प्रोग्राम इनिशिएट हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है जिससे सेल की डेथ होती है, और इसी को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ये जो पूरा पाथवे है विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल, इस पाथवे को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है? अब ये जो टर्म था एपोप्टोसिस, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? फॉलिंग ऑफ, यानी कि गिर जाना। जैसे कि पुरानी जो पत्तियां होती हैं, ओल्ड लीव्स, वो अपने पेड़ से या तने से गिर जाती है, डिटैच हो जाती हैं, और इससे उस पेड़ की जीवन पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, बल्कि पेड़ जो है नई पत्तियों के साथ और ज्यादा रिजुविनेट हो जाता है। तो एपोप्टोटिक सेल डेथ में यही होता है कि इट डज नॉट इंटरफियर विद द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन और उस ऑर्गन को कैरी करने वाले जीव या ऑर्गेनिज्म के सेहत पे, के जीवन पे इस सेल डेथ का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एक चीज तो ये आप समझ लीजिए। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है एपोप्टोसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एपोप्टोसिस का, वो ये है कि जो सेल मर रही है, जैसे ये सेल जो है इसका एपोप्टोसिस हो रहा है और ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो रही है, इसके बगल वाली सेल पे कोई असर नहीं होगा। तो ये कौन सी सेल है? ये एपोप्टोटिक सेल है जिसकी डेथ होने वाली है, और ये क्या है? ये नॉर्मल सेल है, उसकी नॉर्मल सेल है जो उसके पड़ोस में रह रही है, उसकी पड़ोसी सेल है।
तो जो नेबरिंग सेल्स होती हैं या जो पड़ोसी सेल्स होती हैं, दे आर नॉट एट ऑल डैमेज्ड, वो नहीं डैमेज होती हैं। अब एपोप्टोटिक डेथ होने के बाद इस सेल के जो मटेरियल्स बचे हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो बचा है, उसका क्या होगा? तो एपोप्टोटिक डेथ ऑफ अ सेल एंड सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस, ये जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इस सेल का बचेगा उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, उसको खा लिया जाएगा बाय नेबरिंग सेल, यानी यही सेल इसके कंटेंट को खा सकती है, या बाय ए मैक्रोफाज। मैक्रोफाज को हम जानते ही हैं, ये ऑलरेडी लार्ज WBC होती है जिसका काम ही होता है फैगोसाइटोसिस करना। तो या तो उसके बगल वाली सेल उसको खा जाएगी, या ये जो WBC जो टिश्यूज में पहुंचेगी, WBC जब ये मैक्रोफाज ब्लड सर्कुलेशन में रहती है तब इसको हम क्या कहते हैं? देन इट इज नोन एज मोनोसाइट। लेकिन जब ये टिश्यूज में पहुंच जाती है देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रोफाज, और जब टिश्यूज में पहुंचेगी तो इस एपोप्टोटिक सेल के बचे हुए पार्ट्स को या बचे कुछ हिस्से को खा जाएगी। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसने खा लिया, नाउ दिस विल बी इफेक्टिवली रिसाइकिल्ड। अब ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट रिसाइकिल हो जाएगा ताकि नई सेल की चीजें बनाई जा सके, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऑर्गेनेल्स, तमाम चीजें हैं। तो एपोप्टोसिस को हम क्या किस और नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल सीक्वेंस्ड होता है, यानी एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट होगी, और टाइमली एग्जीक्यूटेड, यानी कि एक लिमिटेड टाइम में ही ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाएगी। टाइमली एग्जीक्यूटेड चेन ऑफ इवेंट्स विच लीड्स टू डेथ ऑफ अ सेल। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो यहां पे अगर हम इस चीज को मेंशन कर दें, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन जो आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस पे। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एपोप्टोटिक सेल टेस्ट, यानी एपोप्टोसिस के फीचर्स क्या हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जिस सेल में एपोप्टोसिस हो रही है उसमें क्या होगा? सबसे पहले उस सेल का श्रिंकेज होगा, यानी कि सेल का नॉर्मल साइज कुछ इस तरह से था तो वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, श्रिंक करने लगेगी। द सेल विल बिकम लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है? तो श्रिंकेज होने लगेगा। उसके न्यूक्लियस का भी श्रिंकेज होने लगेगा। मान लीजिए कि सेल जो है वो इस तरह से नॉर्मल थी, इसका न्यूक्लियस जो है वो, अगर न्यूक्लियस का प्रॉपर साइज हम बता दें तो नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या होगा कि सेल तो श्रिंक की ही है, इसके साथ साथ इसका न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियस भी श्रिंक करेगा। तीसरा काम क्या होगा? लॉस ऑफ एडेशन टू नेबरिंग सेल्स, यानी कि सेल्स अगर अगल बगल क्लोजली अटैच्ड थी तो सेल्स अब क्या हो जाएंगी, खासकर ये सेल जो एपोप्टोसिस हो रही थी जिसकी, वो नॉर्मल सेल से डिसोसिएट हो जाएगी या अलग हो जाएगी। एक दूसरे में एडेशन जो हो रहा था, जुड़ाव जो था, वो अब नहीं रहेगा। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ब्लेब्स। मेम्ब्रेन ब्लेब्स यानी कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ इनर लीफलेट ऑफ मेम्ब्रेन। तो जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमको मालूम है कि इस तरह से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, लाइक दिस। तो अगर इसको हम थोड़ा सा इनर लीफलेट को अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तभी समझ में आएगा। तो ये जो इनर लीफलेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसका क्या होगा? दिस इनर लीफलेट विल कम आउट, यानी कि ये बाहर की तरफ आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है? और जो बाहर वाली लेयर थी वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस का भी एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो मेम्ब्रेन के लिपिड्स जो है फ्लिप कर जाएंगे, ये जो नीचे की तरफ थी इनर वाली लेयर वो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ एक्सटर्नल साइड में आ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ब्लेब्स, ये ब्लेबिंग कहलाता है। इसके अलावा क्या होगा? जो mRNA मॉलिक्यूल्स होंगे सेल के अंदर वो डीके होने लगेंगे, उनका क्षरण होने लगेगा। देन कंडेंसेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमैटिन या डीएनए। तो सेल के अंदर जो भी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, तो इसके अंदर जो डीएनए होगा
सपोज डीएनए का क्रोमैटिन इस तरह से धागे के रूप में इस तरह से मौजूद है सेल के अंदर, लाइक दिस पूरा धागा। तो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि जब एपोप्टोसिस हो रही होगी तो उस दौरान क्या होगा, सेल है इसका, सेल न्यूक्लियस भी थोड़ा सा ये डिसइंटीग्रेट होगा, सेल भी हल्का सा मेम्ब्रेन ब्लेबिंग की वजह से इसकी श्रिंकिंग भी होगी, और ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियर मटेरियल है ये फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में यानी कि टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा इस तरह से, ठीक। तो कंडेंसेशन हो जाएगा और फ्रेगमेंटेशन किसका, क्रोमैटिन का। ये क्या था, दिस वाज प्रॉपर क्रोमैटिन, अपने शेप में था ये भी, और एपोप्टोसिस इंड्यूस होने के बाद इट बिकेम फ्रेगमेंटेड, तो ये हो जाएगा फ्रेगमेंटेड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, डीएनए ही है बेसिकली, डीएनए के धागे को ही क्रोमैटिन कहते हैं जब वो एसोसिएट हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है एपोप्टोसिस का उसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंटेड क्रोमैटिन, जो हमने ऊपर डायग्राम में दिखाया, इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये सपोज करिए कि बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद छोटे छोटे वेसिकल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे सेल के अंदर, और इन्हीं वेसिकल्स के अंदर ही ये क्रोमैटिन के फ्रेगमेंट्स जो है वो पड़े रहेंगे, और इन वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट फेज में क्या होगा, रैपिड एनगल्फमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक सेल डेब्री बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी इस तरह से रप्चर हो जाएगी लाइक दिस, और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज बनी ये रिलीज हो जाएंगी, ऐसे ये बाहर निकल आएंगी। इनके अंदर अभी भी ये जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल है क्रोमैटिन का ये प्रेजेंट रहेगा, और इसको एक फैगोसाइट सेल जो है वो ऐसे आएगी और इसको ऐसे अपने अंदर समाहित कर लेगी, और इस सेल का नाम मोस्टली होता है मैक्रोफाज, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, फैगोसाइटोसिस। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरी जो है वो एपोप्टोसिस की कंप्लीट हो जाती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स जो है, देखिए वो यहाँ पे ये एग्जैक्ट इमेज है, ये प्रॉपर इमेज है, ये कोई डायग्राम नहीं बनाया गया है, ये माइक्रोस्कोप में जैसा दिख रहा है वैसा ही फोटो है ये। तो ये देखिए प्रॉपर लाइनिंग जो है नॉर्मल सेल्स की प्रेजेंट है, लेकिन एपोप्टोटिक सेल्स में क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो गई है, देखिए स्वेलिंग टाइप की थोड़ा सा आ गई है क्योंकि अंदर की लेयर जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई है, और इस तरह से धीरे धीरे क्या होंगी, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे सेल के सारे कंपोनेंट्स, और फाइनली इनकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। अब जरा एपोप्टोटिक बॉडीज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट आर एपोप्टोटिक बॉडीज, एपोप्टोटिक बॉडीज क्या चीज हैं। तो अभी हमने खैर जो बताया है वही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। जब एपोप्टोटिक सेल डेथ होती है तो न्यूक्लियस जो है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्क्रीट यानी अलग अलग क्रोमैटिन बॉडीज जो है वो फॉर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए का डिग्रेडेशन हो जाता है, न्यूक्लियर डीएनए टूट जाता है। ईच सच न्यूक्लियर फ्रेगमेंट, हर एक ऐसा न्यूक्लियर फ्रेगमेंट इज सराउंडेड बाय ब्लेब्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ऊपर, यहाँ ये जो सराउंड कर रही है ये पिंक कलर में, ये ब्लेबिंग की वजह से ये फॉर्म हुई है, और ये इसको सराउंड करे किसको, हर एक न्यूक्लियर फ्रेगमेंट को। और ये जो यूनिट्स फॉर्म हुई हैं दे बड ऑफ फ्रॉम एपोप्टोटिक सेल, यानी बड ऑफ, एक तरह से ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाती हैं, इस तरह से बाहर निकल गई। Thus, by completion of apoptosis, cell content is converted into many small vesicles called apoptotic bodies. तो जब एपोप्टोसिस कंप्लीट होने लगती है तो उस दौरान सेल का जो भी कंटेंट है, सेल के अंदर जो भी चीज भरी पड़ी थी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बहुत छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। और ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो है दे आर इमीडिएटली फैगोसाइटोज बाय मैक्रोफाजेस या सराउंडिंग हेल्दी सेल्स। तो इन बॉडीज को कंज्यूम कर लेते हैं ये फैगोसाइट्स जो होती हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म हो रही है। ये जो सेल है इसका एपोप्टोसिस हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरी की सेल ये छोटे छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल एपोप्टोटिक बॉडीज। और ये फाइगोसाइट जो है या मैक्रोफाज या नेबरिंग सेल जो है वो आके धीरे धीरे इन एपोप्टोटिक बॉडीज को कंज्यूम करना शुरू करेगी। ये दिस ये सब एपोप्टोटिक बॉडीज हैं, इनको फैगोसाइटोस कर लेगी। अब अगला सवाल क्या है कि डज एपोप्टोसिस बी नेचुरल और पैथोजेनिक, मतलब कि ये क्या नेचुरल है या पैथोजेनिक प्रोसेस है। तो आंसर है कि ये दोनों, नेचुरल भी होता है और पैथोजेनिक भी कभी कभी ये हो सकता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा, आंकड़े की अगर हम बात करें तो 10 टू द पावर 10 से लेके 10 टू द पावर 11 बहुत ज्यादा संख्या होती है सेल की। इतनी सेल्स ह्यूमन बॉडी में रोज मरती हैं, डाई एवरी डे बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। अब जरूरी है, इसीलिए ये प्रोसेस हो रही है। तो क्या कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती, किस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एपोप्टोसिस इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हायर ऑर्गेनिज्म में एपोप्टोसिस बहुत जरूरी है। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो सेपरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज इन डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो। उंगलियां जो होती हैं शुरू में आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है ना, एक ऐसे ये कॉमन स्ट्रक्चर लाइक दिस ये फॉर्म होता है। लेकिन एपोप्टोसिस होने के बाद ये जो फिंगर के डिजिट्स हैं ये एक दूसरे से इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं लाइक दिस, ठीक। तो ये चारों सेपरेट हो गए। तो ये जो बीच वाली सेल्स थी ये पूरी, ये जो बीच में अब खाली स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ की सेल्स जो है एपोप्टोसिस से मर गई। तो ये सेल्स हट गई यहां से, इसलिए पूरी डिजिट्स प्रॉपरली फॉर्म हो जाती है। इसी तरह टोज यानी पैर के जो डिजिट्स हैं वो भी इसी तरह से इनिशियली फॉर्म होते हैं, लेकिन बाद में एपोप्टोसिस से वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम आप देखिए, ये जो इंडिविजुअल है इसमें पूरी तरह से एपोप्टोसिस नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये देखिए ये दोनों उंगलियां आपस में जुड़ी रह गई, है ना। अगर यहाँ पे एपोप्टोसिस प्रॉपरली हुई होती तो ये प्रॉपर यहां तक सेपरेशन हो जाता, लेकिन ये सेपरेशन नहीं हो पाया क्योंकि एपोप्टोसिस प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हुई, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की गई। तो इस तरह से ये जो अपीयरेंस है दिस इज कॉल्ड एज वेब्ड टो, है ना। वेब यानी कि जाल जैसा, जैसा बत्तख वत्तख में पाया जाता है। तो वेब्ड टो फॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ एपोप्टोटिक सेल डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आप समझ लीजिए कितना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि एपोप्टोसिस आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट परपिचुएशन ऑफ लीथल जेनेटिक डैमेजेस इन द बॉडी। परपिचुएशन मतलब कि सतत जो चीज चलती रहती है, परपिचुएट करती है, ऑफ लीथल जेनेटिक डैमेजेस इन द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जेनेटिक डैमेज है किसी सेल में तो उसको एपोप्टोसिस के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, उस सेल को ही मार दिया जाता है। तो ये जो लीथल जेनेटिक डैमेज है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यही कहने का मतलब है कि एपोप्टोसिस प्रिवेंट करती है परपिचुएशन ऑफ लीथल जेनेटिक डैमेजेस इन द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है कि the apoptotic cell death can occur in cell when its genetic material is severely damaged। अगर किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और ये सही नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय इनबिल्ट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, यानी कि जो सेल की अपनी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है उससे भी अगर उस डैमेज को सही नहीं किया जा सकता तो उस केस में भी उस सेल की एपोप्टोटिक सेल डेथ हो जानी चाहिए और होती है, ताकि वो सेल जो है डैमेज्ड डीएनए के साथ दूसरी सेल्स ना बना पाए, क्योंकि अगली सेल जो वो बनाएगी या डिवाइड करेगी तो उसका डीएनए भी डैमेज होगा। तो डैमेज डीएनए की एक पूरी सेल कॉलोनी स्टेब्लिश हो जाएगी जो कि शरीर में समस्या खड़ी कर देगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समटाइम्स द एपोप्टोटिक या एपोप्टोसिस कैन बी पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या हो गया कि पैथोलॉजी जनरेट कर देती है या एबनॉर्मल फिजियोलॉजी जनरेट कर देती है, सच एज डेथ ऑफ हेल्दी न्यूरॉन्स। कभी कभी हेल्दी न्यूरॉन्स जो अच्छे न्यूरॉन्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के चलते,
विच लीड्स टू एल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें मेमोरी जो है वो बिल्कुल खत्म होने लगती है, बुढ़ापे की बीमारी है ये। अगला सवाल है कि हाउ वाज एपोप्टोसिस डिस्कवर्ड, यानी एपोप्टोसिस की खोज कैसे हुई। तो जो टर्म था एपोप्टोसिस वो किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय जॉन केर, एंड्रयू विली एंड A.R. करी। कब दिया गया था? 1972 में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है एपोप्टोसिस का, यानी कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर बेसिस है एपोप्टोसिस का, वो कैसे समझ में आया? जब स्टडी की गई नेमेटोड में। कौन सा नेमेटोड था? सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, या इसको शॉर्ट में सी एलिगेंस कह देते हैं। तो इस नेमेटोड में जब सेल डेथ की स्टडी की गई, एपोप्टोसिस की स्टडी की गई, तो इस एपोप्टोसिस प्रोसेस का मॉलिक्यूलर बेसिस पता चला कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। तो देखते हैं आगे। अब ये जो कीड़ा है सी एलिगेंस, इसकी बड़ी खास बात होती है कि इट कॉन्स्टेंटली मेंटेन देयर सेल नंबर इन इट्स एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट स्टेजेस। अपने एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेज में ये अपनी सेल संख्या को एकदम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है, एकदम फिक्स्ड नंबर रहता है। जैसे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इस कीड़े में एग्जैक्टली कितनी सेल्स होती हैं? 1090 सेल्स। ये 1090 चौराहा भी है लखनऊ में, ये वुमेन हेल्पलाइन के नाम पे, खैर वो रिलेट करने की बात है। तो 1090 या 1090 सेल्स जो होती हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसमें प्रेजेंट होती हैं। इन 1090 सेल्स में से 131 सेल्स, 131 सेल्स, they are precisely destined to die by apoptosis during the development। यानी कि इस 1090 सेल्स में से 131 सेल्स फिक्स्ड रहती हैं कि ये मरेंगी ही मरेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये बड़ी बढ़िया ये खोज है और बहुत बढ़िया ये मॉडल है, एनिमल मॉडल है, जिसमें इन इतनी ही सेल्स हैं जिनको काउंट किया जा सकता है। अब ह्यूमंस को ले लेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सेल ही गिनते रह जाएंगे जिंदगी भर। तो सेल्स की संख्या लिमिटेड है, इसलिए इसको काउंट करना आसान है। और उसमें से 131 जो है वो मरेंगी, ये भी उस स्टडी के दौरान पता चला। बाद में और स्टडीज जब उस वर्म में की गई तो इसमें ये पता चला कि एक स्पेसिफिक जीन होती है जो इस एपोप्टोसिस प्रोसेस को कंट्रोल करती है, और उस जीन का नाम है CED3। तो ध्यान रखिएगा, सी एलिगेंस में या सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस में एपोप्टोसिस को कंट्रोल करने वाली जीन का नाम है CED3। अगर किसी कीड़े में, किसी सी एलिगेंस में ये CED3 जीन इनएक्टिवेट हो जाती है, कैसे? बाय म्यूटेशन। तो क्या होगा? एपोप्टोटिक सेल डेथ जो है वो फेल हो जाएगी, वो इंड्यूस नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो 131 सेल्स थी ये नहीं मरेंगी। तो इससे क्लियर हो गया कि ये जो CED3 सेल है, भाई जब इस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया हमने तो ये 131 सेल्स जिंदा रही। तो इससे ये क्लियर हो गया कि CED3 जो जीन है इट प्लेस क्रूशियल रोल इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है। बाद में और पता लगाया साइंटिस्ट लोगों ने कि इस CED3 जीन की होमोलोगस जीन्स जो है वो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में भी पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कास्पाजेस। ध्यान रखिएगा, CED3 जीन एपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कहां? सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस में। लेकिन ये कैस्पेज जो होते हैं या कैस्पेजेस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं एपोप्टोसिस के लिए कहां पे? ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैस्पेजेस, दे आर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एपोप्टोसिस इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस की, आप देख सकते हैं। तो अब कैस्पेजेस क्या है ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। व्हाट आर कैस्पेजेस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैस्पेजेस इन एपोप्टोसिस? तो कैस्पेजेस जो होते हैं दे आर ए फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स का एक पूरा फैमिली है, पूरा एक ग्रुप है, ठीक, जो कहां पाया जाता है? ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में। और ये होमोलोगस होता है CED3 जीन प्रोडक्ट ऑफ सी एलिगेंस, जिसकी अभी हमने बात की।
अब ये कैस्पेज फैमिली जो होती है ये क्या होती है बेसिकली, सिस्टीन प्रोटीएजेस। प्रोटीएज मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है, यानी कि एंजाइम विच डाइजेस्ट लिखिए या ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स को प्रोटीएज कहा जाता है। तो ये जो कैस्पेजेस होते हैं ये सिस्टीन प्रोटीएजेस होते हैं। ये प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं जिनमें एक सिस्टीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट में। तो मान लीजिए कि ये अगर सिस्टीन प्रोटीएज एंजाइम का डायग्राम हम बनाएं तो हर एक एंजाइम में उसकी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो ये क्या है, दिस इज द एक्टिव साइट। यहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। इस एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है कौन सा मॉलिक्यूल, सिस्टीन मॉलिक्यूल। सिस्टीन बेसिकली क्या है, एक सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सिस्टीन क्या है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है जो इस कैस्पेज के या सिस्टीन प्रोटीएज एंजाइम के एक्टिव साइट में मौजूद रहता है। अब ये जो कैस्पेजेस होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस। कैस्पेजेस जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किए जाते हैं और तब इसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैस्पेजेस। यानी कि ये क्या है, इनएक्टिव कैस्पेजेस। अब ये प्रोकैस्पेज एक्टिवेट कैसे होते हैं, दे आर एक्टिवेटेड टू कैस्पेजेस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ एपोप्टोसिस। और ये एक्टिवेशन बेसिकली होता कैसे है, तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोकैस्पेज टू कैस्पेज is achieved by catalytic removal of a part of the peptide chain। तो इस पेप्टाइड चेन का एक छोटा सा हिस्सा यहां से रिमूव कर दिया गया, रिमूवल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो कैस्पेज है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो एक्टिवेटेड कैस्पेजेस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर इवेंट्स इन द एपोप्टोसिस सिग्नलिंग पाथवे। तो अब आगे जो भी मॉलिक्यूलर इवेंट्स होंगे इसके लिए यही एक्टिवेटेड कैस्पेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब सवाल आता है कि हाउ कैस्पेजेस एग्जीक्यूट एपोप्टोसिस। ये जो अब एक्टिवेट हो गए हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं एपोप्टोसिस को, एंड व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ कैस्पेजेस ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। यानी कि ये जो कैस्पेजेस होते हैं ये किन मॉलिक्यूल्स को टारगेट बनाते हैं और उस पे एक्ट करते हैं एपोप्टोसिस की प्रक्रिया के दौरान। तो जवाब क्या है कि कैस्पेजेस एग्जीक्यूट द एपोप्टोसिस बाय सेलेक्टिवली टारगेटिंग एंड क्लीविंग ए लार्ज एरे ऑफ की मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। तो ये सेलेक्टिवली टारगेट करते हैं और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं जो कि सेल्स में मौजूद रहते हैं। तो देखेंगे अभी हम, लेट्स सी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं कैस्पेज के एपोप्टोसिस के दौरान वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला ग्रुप होता है प्रोटीन काइनेज का, और उसमें भी हमारे पास कई टाइप के एग्जांपल्स हैं प्रोटीन काइनेजेस, जैसे कि फोकल एडेशन काइनेज जिसको FAK कहते हैं, फिर प्रोटीन काइनेज B PKB, प्रोटीन काइनेज C PKC और RAF1। ये 4 टाइप के प्रोटीन काइनेजेस होते हैं जिनको कैस्पेज मॉलिक्यूल्स तोड़ते हैं। तो जब FAK को तोड़ा जाता है, यानी कि इनएक्टिवेशन जब FAK का होता है, यानी फोकल एडेशन काइनेज का जब इनएक्टिवेशन होता है, तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू डिटैचमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक सेल फ्रॉम इट्स नेबरिंग सेल्स ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सेल एडेशन। याद करिए जो हमने आपको बताया था कि सेल्स जो है जब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और जब एपोप्टोसिस परफॉर्म होने वाली होती है, तो इस सेल में मान लीजिए एपोप्टोसिस हो रही है तो ये दूसरी सेल से डिटैच हो जाती है। तो ये डिटैचमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ FAK। और FAK का इनएक्टिवेशन कौन कर रहा है, कैस्पेज। ठीक। दूसरी प्रोटीन होती है लैमिन। लैमिन्स जो होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, याद करिए हमने न्यूक्लियर लेमाइना एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस था तो उसको सराउंड अंदर से कर रहा था एक और स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर था जिसको हम न्यूक्लियर लेमाइना कह रहे थे, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट कर रहा था। ये बाहर ग्रीन वाला क्या है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो लैमिन प्रोटीन है ये न्यूक्लियर लेमाइना को फॉर्म करती है या इनर लाइनिंग बनाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, एंड दस
और अगर इस तरह से लैमिन्स का क्लीवेज हो जाए, लैमिन को तोड़ दिया जाए, तो जो न्यूक्लियर लेमाइना है या पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकेज हो जाएगा, न्यूक्लियस का ब्रेकेज हो जाएगा। न्यूक्लियर लेमाइना को यहां से तोड़ के हटा दीजिए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो लैमिन को भी तोड़ने का काम कैस्पेजेस करते हैं, एक्टिवेटेड कैस्पेज। फिर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं जिसको कैस्पेज तोड़ते हैं? तो क्लीवेज ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जैसे कि एक्टिन, ट्यूबुलिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, याद करिए ये सारे के सारे साइटोस्केलेटन का ही पार्ट थे। इनको भी तोड़ने का काम कैस्पेजेस करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, सेल में श्रिंकेज होती है, जो हमने बताया था कि शुरू में सेल ऐसी रहेगी, एपोप्टोसिस इंड्यूस होने के बाद सेल ऐसे श्रिंक करना स्टार्ट कर जाएगी और न्यूक्लियस भी उसका। ठीक, ये जो सेल श्रिंकेज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लीवेज ऑफ एक्टिन, ट्यूबुलिन और इंटरमीडिएट, यानी पूरा साइटोस्केलेटन सेल का टूट रहा है, तो सेल श्रिंक करेगी भाई, अपना शेप थोड़ी वो बना के रख पाएगी, तो शेप नहीं बना के रख पाएगी तो श्रिंक कर जाएगी। फिर चौथी कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं CAD, यानी कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनएस। तो ये जो CAD होते हैं या CAD होते हैं, ये क्या होते हैं? बेसिकली एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? जो डीएनए है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसको ब्रेक करने का काम जो है वो कैस्पेजेस करते, ये एंडोन्यूक्लियस करते हैं। तो इस तरह से जब इसको ये ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, अगले फेज में हमको 2 फ्रेगमेंट जो है वो डीएनए के इस तरह से मिल जाएंगे। तो डीएनए को फ्रेगमेंट करता है कैड। ठीक, तो नॉर्मल सेल में क्या होता है कि जो कैड एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, तो इसीलिए डीएनए नॉर्मल बना रहता है, टूटता नहीं है, क्योंकि ये कैड एंडोन्यूक्लियस कैसे हैं? इनएक्टिव है नॉर्मल सेल में। लेकिन जब कैड का क्लीवेज होता है, यानी कैड से छोटा सा पेप्टाइड निकाल दिया जाता है कास्पेज की हेल्प से, तो ये कैड एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही कैड एक्टिवेट होता है इट इज ट्रांसलोकेटेड इनटू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इट क्लीव्स एंड डिग्रेड्स द डीएनए, जो हमने यहाँ पे ऊपर दिखाया। ये क्या है? बेसिकली इट इज डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं एपोप्टोटिक सिग्नल्स की, कि आखिर कौन से सिग्नल्स मिलते हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो एनी स्टिमुलाई दैट कैन इंड्यूस एंड इनिशिएट द प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे इज कॉल्ड एपोप्टोटिक सिग्नल। कोई भी स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से एपोप्टोसिस स्टार्ट हो गई तो उसी को हम सिग्नल कहेंगे। अब इसका सोर्स क्या होता है इस सिग्नल का? तो सोर्स ऑफ एपोप्टोटिक सिग्नल क्या है? वो 2 टाइप का है। एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है या सेल के अंदर से ही कोई सिग्नल मिल सकता है या स्टिमुलस मिल सकता है। तो इंटरनल या एक्सटर्नल 2 सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल सोर्स की बात करें तो वो क्या इंड्यूस करते हैं? इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल सिग्नल होता है वो क्या होता है? सीवियर डीएनए डैमेज, ऐसा डीएनए डैमेज विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, यानी कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो सेल की है वो उस डीएनए डैमेज को अगर सही नहीं कर पा रही है तो वो इंटरनल सिग्नल की तरह काम करेगा एपोप्टोसिस को इनिशिएट करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए। फिर दूसरा है एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एपोप्टोटिक सिग्नल होता है वो क्या होते हैं? साइटोकाइंस। साइटोकाइंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन जनरल WBCs प्रोड्यूस करती हैं, तमाम और सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसका एग्जांपल है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो TNF क्या है? बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ साइटोकाइन। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि भले ही ये सिग्नल्स अलग अलग आ रहे हो, लेकिन कभी कभी ये सिग्नल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं या पाथ को क्रॉस भी करते हैं। दे क्रॉस टॉक बिटवीन दीज 2 पाथवेज और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो अब ध्यान दीजिए, उसी स्टेटमेंट को इलैबोरेट करें अगर, तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इट कैन इंड्यूस एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो एक्सट्रिंसिक भी इंट्रिंसिक को एक्टिवेट कर सकता है। एपोप्टोसिस के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है, तो मेन सिग्निफिकेंस इसके देख लीजिए यहाँ पे। इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होना चाहिए, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट? तो मतलब ये समझ लीजिए जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जो
ब्लड टेस्ट अगर हम कराएं तो हमारे जो आरबीसी का काउंट है वो जो फिक्स रहना चाहिए, प्लेटलेट का काउंट जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो फिक्स होना चाहिए। अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसी के लिए काउंट अलग अलग है, उनका परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, न्यूट्रोफिल्स कितनी होनी चाहिए, बेसोफिल्स कितनी होनी चाहिए। इन सब चीजों को कांस्टेंट रखना ही या एक रेंज में रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। जैसे हार्मोन का लेवल जो है वो भी अपने रेंज में रहना चाहिए, नहीं कि ज्यादा हो गया कम हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, चाहे पिट्यूटरीज निकलने वाले, ये सारा जो प्रोसेस है ये सब कुछ अगर अपनी रेंज में है तो दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और ये जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस है ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम है। ठीक। दूसरा क्या है मेन सिग्निफिकेंस? दूसरा ये है कि इट मेंटेन्स प्रॉपर बॉडी साइज। जाहिर सी बात है अगर सेल संख्या जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो सेल बॉडी साइज बढ़ जाएगा, लेकिन उस चीज को कंट्रोल कौन रखता है? एपोप्टोसिस, सेल को खत्म करके। तीसरा है मेंटेन्स द कांस्टेंसी ऑफ सेल नंबर। अभी हमने बताया कि सेल की संख्या जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए जरूरी है एपोप्टोसिस। देन इट इज प्री रिक्वेस्ट नहीं होगा, इट इज बेसिकली प्री रेक्विसिट। प्री रेक्विसिट, ठीक। प्री रिक्विजिट मतलब कि पहले से जिसकी रिक्वायरमेंट हो, तो इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो हमने अभी ऊपर देख ही लिया कि कैसे उसकी दोनों उंगलियां जुड़ी हुई थी, तो अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो इसी तरह के डिफेक्ट आएंगे। तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर होना है तो एपोप्टोसिस की जरूरत है। देन बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस बॉडी कैन एलिमिनेट अनवांटेड सेल्स। बॉडी अनवांटेड सेल्स एलिमिनेट कर सकती है, जैसे कि अ सेल विद सीवियरली डैमेज डीएनए। अगर डीएनए डैमेज हो गया सेल का तो उसको हटाओ। सेल विद फैटल म्यूटेशन, जानलेवा म्यूटेशन हो गया तो उसको भी खत्म करो एपोप्टोसिस से। एक पैथोजन या वायरस इन्फेक्टेड सेल, अगर किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी खत्म करना जरूरी है, नहीं तो वो वायरस निकल के उस सेल से दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। देन अनवांटेड सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक्स्ट्रा सेल्स बन रही है तो उसको भी खत्म करने की जिम्मेदारी एपोप्टोसिस की है। सेल्स दैट टू बी किल्ड ड्यूरिंग प्रॉपर न्यूरोनल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। न्यूरोनल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि न्यूरॉन्स जो होती हैं उनका एक स्पेसिफिक शेप और लेंथ होती है। उस शेप और लेंथ को अचीव करने के लिए, जैसे एक न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर सिंपली इस तरह से बनाया जाए तो बड़ा स्पेसिफिक शेप होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सॉन होता है, फिर नीचे जो है डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक शेप है न्यूरॉन का, इसको अचीव करने के लिए भी एपोप्टोसिस की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल इमेज के फॉर्म में है टैडपोल। टैडपोल का जो डेवलपमेंट है इनटू फ्रॉग, तो यहाँ पे देखिए इसकी टेल हमको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई टेल नहीं है। तो ये पूंछ गायब कैसे हुई? पूंछ की सेल्स को एपोप्टोसिस के थ्रू खत्म कर दिया गया और इसकी वजह से फ्रॉग में पूंछ गायब हो गई। Then apoptosis also helps to kill T lymphocytes with receptors for the protein present on normal cell. ऐसी T lymphocyte को एपोप्टोसिस के द्वारा खत्म किया जाता है जिसके पास हमारी ही सेल के खिलाफ रिसेप्टर्स मौजूद हों। इसको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? हमारी ही सेल्स को खत्म करने लगेंगी, खत्म करना शुरू कर देंगी। तो दीज टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ऐसी टी सेल्स कभी कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो गलती से अपनी ही सेल्स को, अपनी ही बॉडी सेल्स को फॉरेन मान लेती हैं और उसके खिलाफ काम करने लगती हैं। ऐसी बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स के खिलाफ काम करने लगता है, तो अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस एरिथमेटस है, तमाम एग्जांपल्स हैं इसके। तो दीज डेंजरस टी लिम्फोसाइट्स आर एलिमिनेटेड बाय एपोप्टोटिक सेल डेथ, ठीक है। नाउ एपोप्टोटिक सेल डेथ कैन बी पैथोजेनिक इन सम केस। कहीं कहीं पैथोजेनिक हो जाता है, यानी कि दिक्कत भी कर देता है। ऐसा नहीं हमेशा फायदे का ही सौदा है, जहां फायदा वहां नुकसान। तो एपोप्टोसिस पैथोजेनिक कब होता है? कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस कॉज कर देता है, यानी कि ब्रेन को डैमेज करने वाली बीमारियां, जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स। ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि जो जरूरी न्यूरॉन्स होते हैं, एसेंशियल न्यूरॉन्स, उनको भी एपोप्टोसिस के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो नुकसान होता है। अगर एपोप्टोसिस इंड्यूस नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, यानी फेल्योर टू इंड्यूस एपोप्टोसिस, तो ये क्या होगा? इट कॉजेज द मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, यानी इट इज द मेन रीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंसर्स। कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो सेल संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एपोप्टोसिस नहीं हो पाई। एपोप्टोसिस हो जाती तो वो सेल्स जो है वो अपने आप ही मर जाती, सुसाइड कमिट कर लेती।
अब इस एपोप्टोसिस को प्रोसेस को अगर हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाएं आपको, एक कार्टून वाला डायग्राम है लेकिन समझ लीजिए इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा अनवांटेड सेल्स का, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक, तो चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों में ही जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैस्पेज 3। कैस्पेज में भी स्पेसिफिक हो गए हम, कैस्पेज 3 रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए होता क्या है बेसिकली कि शुरू में सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू करती है, या हम कहें जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें सेल जो है वो सेल लूजेस इट्स कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स, यानी कि सेल एडहेशन जो हो रहा है वो डिसअपियर हो जाता है। सेल एडहेशन डिसअपियर्स, यानी कि सेल का जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है। ये पहले स्टेप में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक करना शुरू करती है, और जब सेल श्रिंक करना शुरू करती है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में फिर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होता है, और न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन के बाद जो है वो एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो बनना शुरू होती हैं। अब देखिए ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं बेसिकली इनकी आउटर सरफेस पे एक स्पेसिफिक लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर सरफेस पे। सभी एपोप्टोटिक बॉडीज के आउटर सरफेस पे एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन लिपिड प्रेजेंट होगा। हर जगह हम बना दे रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मेम्ब्रेन लिपिड को हम कहते हैं फॉस्फेटिडिल सेरीन। जनरली होता क्या है कि ये जो फॉस्फेटिडिल सेरीन है ये इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि सपोज करिए अगर हम ये आउटर लेयर बना रहे हैं एंड दिस इज द इनर लेयर, तो ये फॉस्फेटिडिल सेरीन या आउटर लेयर को अगर हम दूसरे कलर से बनाएं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर लेयर। तो फॉस्फेटिडिल सेरीन मॉलिक्यूल जो होता है वो इनर लेयर से अटैच्ड होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि इस दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्मेशन के दौरान मेम्ब्रेन जो है वो फ्लिप कर जाती है। तो मेम्ब्रेन जब फ्लिप करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अंदर की लेयर है वो बाहर की तरफ चली जाती है लाइक दिस, और जो बाहर वाली लेयर है वो अंदर की तरफ आ जाती है लाइक दिस। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो फॉस्फेटिडिल सेरीन मॉलिक्यूल है, दिस इज फॉस्फेटिडिल सेरीन, ये कहां पे आ गया, अब बाहर की तरफ, जो कि हमको यहां पे नजर आ रहा है इन एपोप्टोटिक बॉडीज के सरफेस पे। और ये जो फॉस्फेटिडिल सेरीन है ये बेसिकली किस तरह से एक्ट करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ईट मी सिग्नल, यानी ये कहते हैं कि भैया हमको खा लो। और ये ईट मी सिग्नल कौन रिकॉग्नाइज करता है, ये फैगोसाइट। ईट मी सिग्नल दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस फैगोसाइट। और फैगोसाइट्स में कौन सी सेल्स होती हैं, मैक्रोफाज भी हो सकती है या नेबरिंग सेल्स भी, उसके अगल बगल वाली सेल भी हो सकती हैं। तो मैक्रोफाज, नेबरिंग सेल्स। अब ये क्या करेंगी, अब ये जब फॉस्फेटिडिल सेरीन खुद ही कह रहा है कि खा लो हमको, ईट मी सिग्नल है हम, तो ये फैगोसाइट इसके पास आएगा और इसको खा जाएगा। तो पांचवें स्टेप में क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। और इससे फायदा क्या होगा कि इस सेल के जो भी कंटेंट्स थे ये बाहर कहीं रिलीज नहीं होंगे, और जब बाहर रिलीज नहीं होंगे तो किसी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइन है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस के दौरान सेल खत्म होती है, सेल डैमेज हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल का जो भी मटेरियल है वो दूसरी सेल खा जा रही है। वही अगर सेल का मटेरियल निकल के अगल बगल के टिश्यूज में स्पिल होता रहता तो इन्फ्लेमेशन होने लगता और वो बड़ी गंभीर समस्या हो जाती।
तो इस एपोप्टोसिस प्रोसेस के दौरान इन्फ्लेमेशन नहीं होता, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमने आपको कार्टूनिस्ट डायग्राम में समझाया है। अब देखिए आगे, इसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सिंपली इसको हम रीड आउट कर देते हैं लाइक दिस, हाउ द मैक्रोफाजेस स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज द एपोप्टोटिक सेल्स फॉर फैगोसाइटिस। यानी मैक्रोफाज कैसे पता लगाते हैं कि अब एपोप्टोटिक सेल्स को जाके खाना है या फैगोसाइटोसिस करनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस के हैं, वो कन्वर्ज हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बाय एक्टिवेटिंग द सेम एग्जीक्यूशनर कास्पेज। तो दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे के लिए सेम कास्पेज है, कास्पेज 3। जब एपोप्टोटिक सिग्नलिंग आगे बढ़ती है तो क्या होता है, सेल इस अपना कांटेक्ट लूज कर देती है बगल वाली सेल से और श्रिंक करना शुरू कर देती है। सेल अल्टीमेटली श्रिंक कर जाती है और उससे क्या बनता है, एपोप्टोटिक बॉडीज तैयार हो जाती हैं। ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती है इनको कैसे पहचाना जाता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटिडिल सेरीन ऑन देयर आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे एपोप्टोटिक बॉडीज के आउटर सरफेस पे पाई जा रही फॉस्फेटिडिल सेरीन। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फॉस्फेटिडिल सेरीन एक मेम्ब्रेन लिपिड होती है जो कि इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। तो एपोप्टोटिक सेल डेथ के दौरान क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लिपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इस फॉस्फेटिडिल सेरीन रेसिड्यू का एक्सटर्नलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ये बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती है। और ये जो एक्सटर्नलाइज्ड फॉस्फेटिडिल सेरीन मॉलिक्यूल है, यही ईट मी सिग्नल की तरह एक्ट करता है फॉर मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाज इन सिग्नल को पहचानते हैं और कंप्लीटली फैगोसाइटोसिस करके एपोप्टोटिक बॉडीज को खत्म कर देते हैं। Now, apoptotic cell death is completed without spilling the cellular content into extracellular environment. यानी एपोप्टोसिस के दौरान जो सेल्यूलर कंटेंट है वो स्पिल नहीं होता है बाहर के एनवायरनमेंट में। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि जो रिलीज है, अगर सेल डेब्रिस का स्पिलिंग या रिलीज हो जाएगा तो इट कैन ट्रिगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से सीवियर टिश्यू डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन नहीं होना है, और उसके लिए जो फैगोसाइट्स हैं वो सारे कंटेंट को खुद ही खा जाते हैं। अब देखिए एपोप्टोसिस और कैंसर में क्या रिलेशन है। तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, जिसके बाद वजह से ट्यूमर डेवलप हो जाता है। अगर ये कैंसरस सेल्स एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही हैं तो उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन अगर एबनॉर्मल सेल में हो रहा है, वो क्यों होता है, बेसिकली म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ये जो अनवांटेड सेल्स हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम सेल डेथ बहुत जरूरी पाथवे होता है। तो यानी कि एपोप्टोसिस, अगर हम रिलेशन ही स्टेब्लिश करना चाहें तो एपोप्टोसिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू कैंसर। जितना एपोप्टोसिस ज्यादा होगा उतना कैंसर होने की संभावना कम होगी। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।